हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूपी योद्धाओं कैसे हो सभी। मैं आपका मेंटोर अर्जुन, स्वागत है आपका टारगेट विद रामा कैप के इस परिवार में। चलिए शुरू करते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कौन सा है? प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां है। 7 कंप्लीट कर चुके हैं। 25 डेज 25 प्रैक्टिस सेट। ई विद्या वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी किताब है, जीएस स्पेशल। और सबसे अच्छी बात यह है कि 2024 जनवरी तक करंट अफेयर कवर करती है, यूपी स्पेशल और विभिन्न डायमेंशंस ऑफ जीएस सब्जेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ क्वेश्चंस दम है प्रश्न में। चलिए देखिए, सुबह 10 बजे प्रीमियर हो जाती है, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। और ज़रूर जोड़ा करें, ज़रूर देखा करें, ज़रूर मेरे साथ लगाया करें टेस्ट। अगर नहीं लगा रहे हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। ओके, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करें, और अगर अभी आपके पास टाइम है तो एक शेयर जरूर कर दें, अपने साथी को जोड़ लें अगर आप चाहते हैं कि वो भी इस तरह का टेस्ट लगाए। मुझे लगता है जहाँ तक लगाना चाहिए। किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताओं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग, रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? कोई पर्सन है, उसके कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि मतलब आंखें हो गई, उसकी हाइट हो गई, या फिर उसका ब्लड हो गया। इन चीज़ों को हम देख लेते हैं तो उसको किस नाम से जानते हैं? सॉरी, समलक्षणी, जीन प्रारूप, फिनोटाइप, जीनोटाइप, जेनेटिक्स या फिर जीन। बताइए 1 2 3 या फिर ABCD। तो ये है आपका A, इसको कहते हैं हम फिनोटाइप। क्या कहते हैं? फिनोटाइप। फिनोटाइप बोलते हैं किसको? किसी व्यक्ति की वो विशेषताएं जिनको हम देख सकते हैं तो उसको बोलते हैं हम फिनोटाइप। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? कौन सा पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? ए कह रहा है फर्रुखसियार और अंग्रेज, बी कह रहा है हैदर अली और अंग्रेज, तीसरा कह रहा है सी शहादत अली खान और अंग्रेज, और डी कह रहा है आपका टीपू सुल्तान और अंग्रेज। तो बताइए A, B, C या फिर डी। तो ये है बच्चों हैदर अली और अंग्रेज के बीच। किसके? हैदर अली और अंग्रेज के बीच कौन सा युद्ध? आंग्ल मैसूर युद्ध। और लड़ा कब गया था? तो डेट भी हमको पता होनी चाहिए। क्या? तो डेट भी हमको पता होनी चाहिए कि ये लड़ा कब गया था। तो ये था आपका 1767 से लेकर 1769 तक। ठीक है ना, 2 साल लड़ा गया था ये पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? तीसरा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याहृत यानी कि विड्रॉन किया जा सकता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी या फिर आपका मुख्यमंत्री। A, B, C, D। तो ये है आपका क्या राज्यपाल। क्या है? राज्यपाल। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश को राज्यपाल के द्वारा वापस लिया जा सकता है। किसके द्वारा लिया जा सकता है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस खनिज के अभाव के कारण, मान लीजिए आपके शरीर में कुछ खनिज की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है आपके शरीर में। तो आपको ऑस्टियो से ध्यान रखना है। बताइए सोडियम की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, लोह की कमी के कारण या फिर फ्लोराइड की कमी के कारण। A, B, C या फिर D। बताइए क्या है? तो ये है आपका C, यानी कि कैल्शियम की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण आपके शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस नामक डिफिशियंसी हो सकती है। ओके 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 ओके। यह हड्डियों का रोग होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो हड्डियों का रोग होता है, और आप जानते हैं हड्डियों के रोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैल्शियम। पांचवा देखिए अब, फिफ्थ क्या कह रहा है? 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले, क्या कह रहा है? 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का क्या नाम था? 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, और इसने पूछा कि उस टाइम पर वायसराय कौन था, या फिर किसने ये काम किया था? बंगाल के विभाजन किसने किया था? बताइए लॉर्ड इरविन,
लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड? बताइए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जाइए और देखिए लॉर्ड कर्जन। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। और यह निर्णय 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर, ये डेट याद रखना है बच्चों, 1905, 16 अक्टूबर की डेट याद रखना, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। चलिए 6 देखिए, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता, MIB बोल देते हैं, मोहम्मद इब्न बतूता, जिन्हें 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों का भ्रमण किया, वे निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे? किस देश के निवासी था मोहम्मद इब्न बतूता? मोरक्को का, घाना का, लीबिया का या फिर अल्जीरिया का? बताइए किस देश का निवासी था इब्न बतूता? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को। कहाँ का? मोरक्को का। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। मोरक्को उत्तर पश्चिम अफ्रीका का देश है। कहाँ का देश है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है मोरक्को। ठीक है ना? ओके। 7 देखिए, जादूगोड़ा यूरेनियम, कौन सा? जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का आ गया, ज्योग्राफी। अब आप सोच रहे होंगे सर आप ऐसे क्यों नहीं करा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में, बहुत सारे ऐसे तो सब कराते हैं। अभी आपके लिए ये टाइम नहीं है। अगर आपको करंट तैयार करनी है तो इन सब से बचना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन से बचना पड़ेगा, एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन से बचना पड़ेगा। अभी सिर्फ जो रिलेवेंट है उस पर फोकस करना है। क्वेश्चन आंसर जब भी करंट याद रहती है, मैं लिख के दे रहा हूँ, करंट को भूल जाओगे। अगर ऐसा नहीं है कि मैं आप करा नहीं सकता, मैं कुछ भी करा सकता हूँ, आपको पूरा पेज पूरे नोट्स भरवा सकता हूँ यहीं पे बैठा बैठा, लेकिन मुझे नहीं कराना। क्यों नहीं कराना? क्योंकि आप ये क्वेश्चन भूल जाओगे और उसमें रम जाओगे। ठीक है ना? तो ऐसी थोड़ी रणनीति से बचा करें, इससे बहुत अच्छी नहीं लगती ये चीज़ें, हमको देखने में ही अच्छे लगेंगे, इनसे इमोशनल ना हुआ करें, मैं फिर कह रहा हूँ। जादूगोड़ा यूरेनियम की खदान किसमें है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार? ए, बी, सी या फिर डी? तो ये है आपकी झारखंड में। कहाँ पर है जादूगोड़ा की खदानें? झारखंड में। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये? यूरेनियम के लिए, यूरेनियम के लिए फेमस है। कौन सी? जादूगोड़ा की खदानें। और है कहाँ पर? झारखंड में भी सिंहभूम जिले में। कौन सा? सिंहभूम जिले में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, 8वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास करमचंद गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन पैक्ट आपने सुना होगा, गांधी इरविन पैक्ट आपने सुना होगा। ठीक है ना? ये पूछा कि किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1942, 1932, 1941 या फिर 1931? ए, बी, सी या फिर डी? तो सर जी इसका है ऑप्शन नंबर डी, 1931। कब है? 1931 को। और ये कौन सी डेट थी? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। हड़प्पा स्थल, कौन सा स्थल सर जी? हड़प्पा स्थल रंगपुर के बारे में पूछ लिया, लोथल के बारे में नहीं। लोथल के बारे में तो आपसे पूछ चुका है पिछले टेस्ट में, और अब पूछ लिया रंगपुर के बारे में। तो बताइए रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा? ए, बी, सी या फिर डी? तो रंगपुर भी आपका कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में, याद रखिएगा, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कौन सी योजना है सर? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना, 3 योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। प्रधानमंत्री मुद्रा PMY में 3 योजना है। शिशु, तरुण, किशोर, 3 है। ठीक है ना? इनको याद रखिएगा। तो ये पूछा कि शिशु योजना के तहत अनुमेय ऋण की अधिकतम राशि कितनी है, यानी कि कितने लोन ले सकते हैं, कितने तक का लोन शिशु योजना के तहत हम ले सकते हैं? 1 लाख, 2 लाख, 50,000 या फिर 5 लाख? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी है आपका 50,000। कितना? 50,000। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि है 50,000। कितनी है? 50,000। आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि प्रसिद्ध संगीतकार पंडित बुद्धदित्य मुखर्जी,
किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगीतकार पंडित बुद्धदित्य मुखर्जी किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? सरस्वती वीणा, शहनाई, संतूर या फिर सितार। बताइए। तो ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सितार। बच्चों क्या है? सितार है सर। क्या है? सितार है सर। तो सितार बजाते हैं कौन? पंडित बुद्धदित्य मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट, ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। आगे क्या रहा है? प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी रुक्मणी देवी कौन है बच्चों? रुक्मणी देवी। आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। किस नृत्य शैली से जुड़ी थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई थी? भरतनाट्यम, ओडिसी, दही कला या फिर आपका कथकली। बताइए किससे जुड़ी हुई थी? तो ये थी आपकी भरतनाट्यम से। किससे जुड़ी हुई थी? भरतनाट्यम से। किसमें जुड़ी हुई थी? भरतनाट्यम से। ठीक है। और 10 वर्ष तक वो राज्यसभा सदस्य भी रही। 10 वर्ष तक राज्यसभा सदस्य भी रही, इसलिए उनको जाना भी जाता है ज़्यादा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्या कह रहा है? संसद के द्विसदनों की संयुक्त बैठक। भैया संयुक्त बैठक के बारे में क्वेश्चन है। संयुक्त बैठक ये ली कहाँ से गई है? आप मुझे बताओगे। मैंने कल परसों में पढ़ाया था आपको ऑप्शन में, टेस्ट में, कि संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया कहाँ से गया है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के सभापति, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर या फिर भारत के प्रधानमंत्री। ए, बी, सी, डी। तो सर इसका नंबर है बी, यानी कि लोकसभा स्पीकर। कौन? लोकसभा स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन बुलाता कौन है सर इसको? बुलाता कौन है बैठक को? तो भारत के राष्ट्रपति इसको बुलाते हैं। अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर। ठीक है। ओके 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 ओके। और आप मुझे एक चीज इसमें बताओगे, मैं आपको बता भी चुका हूं 2 टेस्टों में, कि ये कौन से आर्टिकल नंबर में है संयुक्त बैठक का प्रावधान और कहां से लिया गया है। बस आप मुझे ये बताओगे ऑप्शन में, कमेंट बॉक्स में। ठीक है। 14 कह रहा है कि कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कौन सा है? कौन सा है सर? कालबेलिया। कौन सा है सर? कालबेलिया। पूछा है कि कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान या फिर झारखंड। बताइए। तो सर ये है आपका बी राजस्थान। कहां से सर? राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से। ओके चले आगे। तुरंत, अब ये तो वो टाइम चल रहा है आपके लिए, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये लिखा, पूछा आपसे कि श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो तुरंत आपके माइंड में श्रीशैलम का चित्र बनना चाहिए, उस नदी का चित्र बनना चाहिए, तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए। अगर नहीं हो रखा है तो अब याद कर रहे हो तो फिर कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है ना? अब याद हो जाएगा। श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ब्यास या फिर गंगा। बताइए किस नदी पर बनाया गया है? ए, बी, सी या फिर डी। तो ये बनाया गया है बच्चों कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध बनाया गया है। यह बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है, याद रखिएगा। ठीक है। ओके 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 ओके। नल्ला माला पहाड़ियों पर। और पहाड़ी कौन सी है भैया? पहाड़ी भी याद रखना है, नल्ला माला हिल्स। कौन सी? नल्ला माला हिल्स। ओके चलिए आगे। धूपगढ़ की पहाड़ियां बच्चों बता दीजिए। अगर मैंने पढ़ा है कि धूपगढ़ कहीं पढ़ा है तो तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए। धूपगढ़ 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 धूपगढ़, पता नहीं। धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर बी आपका असम, ऑप्शन नंबर डी आपका आंध्र प्रदेश। तो ए, बी, सी या फिर डी। तो धूपगढ़ की पहाड़ियां हैं आपकी ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा श्रृंखला की महादेव पहाड़ियों का भाग है ये। सतपुड़ा श्रृंखला तो आप जानते हैं, सतपुड़ा श्रृंखला जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं सर, मध्य प्रदेश में। उसकी जो महादेव की पहाड़ियां हैं उस पर कौन सी? महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? धूपगढ़। मध्य प्रदेश की कौन सी? धूपगढ़। ओके चलिए नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा
आनंद मठ उपन्यास की रचना की गई थी? कौन सा उपन्यास है सर? आनंद मठ इंपॉर्टेंट है। क्यों है देखिए, अभी आप देखोगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आनंद मठ उपन्यास की रचना की गई थी? मुल्कराज आनंद, प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? ए, बी, सी या फिर डी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे ऑप्शन नंबर बी। ओके 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 ओके। 1882 में की गई थी। कब? बंगाली भाषा में। 1882 बंगाली भाषा। सन्यासी विद्रोह, ध्यान करना, सन्यासी विद्रोह में इसका जिक्र है। चलिए 18 देखिए, मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? मुगलों का प्रथम सम्राट भैया क्या पूछ लिया? मुगलों का प्रथम सम्राट, पहला राजा कौन था? मोहम्मद शाह, अहमद शाह, बाबर या फिर हुमायूं? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए। तो याद रखिएगा बी की तरफ चलते हैं, बाबर की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? बाबर की तरफ चलते हैं। मुगल वंश का प्रथम बादशाह बाबर था। कौन था? बाबर था। इसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब आदि चले आते हैं। ठीक है, आगे देखिए 19वां क्या कह रहा है? प्रतिबल की ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ प्रतिबल की निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए। प्रतिबल की ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल, जूल, वोल्ट, वाट। पास्कल, जूल, वोल्ट, वाट, इनमें से कौन सी प्रतिबल की ऐसा यूनिट है? तो आसान सा है आपके लिए, ए है। ए किस, कौन सी? पास्कल। कौन सी? दाब की पास्कल है। ठीक है, दाब की। जूल आप जानते हैं वर्क की है। वोल्ट आपको पता है विभवांतर। वाट विभवांतर, वोल्ट। चलिए वाट शक्ति की है। नेक्स्ट देखिए आगे 20 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथक नृत्यकों में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्थान की स्थापना की? कौन सा कलाश्रम? बड़ा चर्चा में रहा था उस टाइम पे जब इसकी स्थापना की गई थी। तो पूछा है कि किसने की थी? उमा डोगरा ने, तीरथ राम आजाद ने, दमयंती जोशी ने या फिर बिरजू महाराज ने? तो सर कौन कर सकता है इसमें? आपको किसके बारे में आप जानते हैं? सर मैं तो सिर्फ बिरजू महाराज के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, बिरजू महाराज ने। किसने? बिरजू महाराज ने। नेक्स्ट चलिए आगे देखिए 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा? 21वां क्वेश्चन कह रहा है सर जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधों द्वारा जल वाष्प निर्मित करती है? जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधों द्वारा जल वाष्प निर्मित करती है? वाष्पन, क्वथन, संघनन या फिर वाष्पोत्सर्जन? तो आप में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी में एक एवापोरेशन है, एक ट्रांसपायरेशन है। तो कौन सी करती है बताइए? तो ये करती है आपकी वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन ऑप्शन नंबर डी। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया यानी कि वाष्पोत्सर्जन ही पौधों द्वारा जल वाष्प निर्मित करती है? इसको याद रखिएगा। ठीक है, 22वां क्या कह रहा है? देखिए 22वां क्या कह रहा है? वह गति, कौन सी गति? वह गति जिससे एक वस्तु को किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने और अन्य कक्षा में प्रवेश करने के लिए यात्रा करनी चाहिए। पूछा कि कौन सी गति हो सकती है जब हमको ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त हो जाना चाहिए, यानी कि उसका इफेक्ट हम पर ना पड़े। वह कौन सी गति है? पलायन वेग है या फिर सीमांत वेग है या फिर अनियत वेग है या फिर नियत वेग है? थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन टैकल करना अगर आपसे बनता है तो, वरना स्किप करके आगे बढ़ना। कोई रिस्क नहीं लेना है। तो याद रखिएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? पलायन वेग। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होना है, कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी वस्तु को पलायन वेग से यानी कि एस्केप वेलोसिटी, कौन सी? एस्केप वेलोसिटी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का, ये याद रखिएगा, पृथ्वी का पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है हमको पता होना चाहिए। कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर
प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए देखिए 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे घनी आबादी किसमें है। सबसे घनी आबादी 2001 से 2011 के मध्य इसने पूछी है। बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल या फिर आपका चंडीगढ़। A, B, C, D। तो यह है आपकी दिल्ली, आपकी कैपिटल, हमारी राजधानी। 2001 से 2011 के सभी राज्यों केंद्र प्रदेशों में सबसे घनी आबादी दिल्ली की है। किसकी है? दिल्ली की है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। 24वां, किस राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्यों को, किस राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्यों को किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो ये मेरे लिए सबसे आसान है, राज्यपाल। राज्यपाल सर बचपन से मुझे एक ही याद है, यही वाला, राज्यपाल। ओके, कौन सा? राज्यपाल। और अनुच्छेद 171 आर्टिकल भी याद रखना है साथ साथ में। 171 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा परिषद के कुछ सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। जबकि लोकसभा में कौन करता है? लोकसभा कौन करता है? राज्यसभा लोकसभा में तो राष्ट्रपति साहब। कौन? राष्ट्रपति साहब। 25वां देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के द्वि सदनों के प्रस्तावों द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है। तो इसने सीधा सीधा पूछा है कि कितनी अवधि में एक प्रस्ताव को पारित कर देना आवश्यक है। 6 महीनों के भीतर, 3 महीनों के भीतर, 2 महीनों के भीतर या फिर 4 महीनों के भीतर। तो याद रखिएगा 2 महीनों के भीतर। कितने? 2 महीने के भीतर। कितने? 2 महीनों के भीतर। अनुच्छेद 360 पहुंचा है आपने? 360 पढ़ा है आपने? आपातकाल, आपातकाल वाला ही है ये। और आपातकाल में 2 महीनों में प्रस्ताव द्वारा 2 महीनों में इसको पारित किया जाना आवश्यक होता है, उद्घोषणा को। ठीक है, ओके ओके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों के प्रस्तावों द्वारा 2 माह के भीतर पारित किया जाना आवश्यक होता है। अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से है। कौन से आपातकाल से? वित्तीय आपातकाल से। 26वां कह रहा है कि हड़प्पा स्थल कालीबंगा। देखो अभी हमने रंगपुर पढ़ा था, पीछे लोथल पढ़ा था, अब एक आ गया आपका कालीबंगा। कौन सा आ गया सर? कालीबंगा। किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? कौन सा? कालीबंगा किस वर्तमान राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर आपका गुजरात। तो ये है आपका राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी नदी है? घग्गर नदी। घग्गर नदी। नदी भी याद रखिएगा, कभी कभी नदियां भी पूछ लेता है कि घग्गर नदी पर है राजस्थान में। और जिला कौन सा? हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़ जनपद। चलिए 27, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में और मैदानी क्षेत्रों में इससे अधिक की आबादी वाली सड़क संपर्क से वंचित बस्तियों को सभी मौसम अनुरूप सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाता है। 250, 1500 या फिर 2000। तो याद रखिएगा इसका है आपका A, B, C या D। तो ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 500। ठीक है, तो 500 की जो आबादी होती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 15 अगस्त 2000 को, 15 अगस्त 2000 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 2000 को। याद रखिएगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 500 की आबादी होनी चाहिए, तब आपको इसका लाभ मिलता है। ठीक है। लोक चित्रकला की लघु शैली, लोक चित्रकला की लघु शैली, लोक चित्रकला की लघु शैली किस राज्य से संबंधित है? कौन सी लघु शैली किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान या फिर आपकी पश्चिम बंगाल। A, B, C, D बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। क्या है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहा है। 29वां क्वेश्चन सर ये कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सर मेरे लिए बड़ा आसान है, देखो 1-2 क्वेश्चन आता है उसको भी ना लगाऊं तो बेकार है फिर। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, केरल में, महाराष्ट्र में या
या फिर उड़ीसा में। तो ये है सर महाराष्ट्र में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी आपका, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इसको बोलते हैं नाहवा सेवा पोर्ट भी इसको कहते हैं। आपसे पूछ सकता है इस तरह से कि नाहवा सेवा पोर्ट किस बंदरगाह को कहा जाता है। ओके, कौन से तट पर है ये? इधर है ये, अरब सागर। ओके, कहां पर? अरब सागर के तट पर। यह भारत का द्वितीय विशालतम कंटेनर पोर्ट है, सेकंड सबसे बड़ा पोर्ट है, सेकंड सबसे बड़ा। ठीक है। तीसवां कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, सर ये कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। कौन सी हो सकती है? नॉर्थ ईस्ट में, इधर कौन सी हो सकती है? मिल्पा, लदांग, रोका या फिर झूमिंग। मिल्पा, लदांग, रोका या फिर झूमिंग। तो ये है आपकी कौन सी है सर? ये है आपकी झूमिंग। कौन सी? झूम कृषि। आपने सुनी होगी झूम कृषि किसे कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट में ये होती है। झूम कृषि का मतलब होता है स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न का मतलब होता है जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं उनको जला दिया जाता है और फिर वहां पर जगह खाली करी जाती है और वहां पर फिर कृषि होती है। तो इसे बोलते हैं झूम कृषि। एक बार ही होती है, फिर अगले स्थान के लिए चले जाते हैं, ऐसे यहाँ पर रोटेशन होता रहता है। तो इसको झूम कृषि बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न। तैयार करो, जलाओ और तैयार करो। 31वां क्या कह रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप के कितने अज्ञात द्वीपों के नाम उत्तर प्रदेश के परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता के नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है? भैया करंट आ चुकी है आपकी, इंपॉर्टेंट है, फोकस करिएगा। इधर देखिए मेरी तरफ, अंडमान निकोबार द्वीप के कितने अज्ञात द्वीपों के नाम उत्तर प्रदेश के परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता के नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये हैं आपके 4 द्वीप। कौन से? 4 हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें है। ठीक है। 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? 32वां कह रहा है कि जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक दुर्ग में 10वीं शताब्दी की मूर्तियां मिली हैं? ये यूपी स्पेशल भी है और करंट भी है। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए रखे जाते हैं, यूपी स्पेशल के साथ साथ करंट। अगर करंट पूछेगा तो यूपी से कनेक्ट जरूर करेगा। तो 2023 में उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक दुर्ग में 10वीं शताब्दी की मूर्तियां मिली हैं? बताइए मुझे। बांदा, बस्ती, बहराइच या फिर सहारनपुर? तो ये मिली है आपकी बांदा में। कहां पर मिली है बच्चों? बांदा में मिली है। कहां पर मिली है? बांदा में। नेक्स्ट देखिए 33वां कह रहा है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पालन, कपड़ा, कृषि या फिर खनन। ए, बी, सी, डी। तो किस पर निर्भर है? ऑप्शन नंबर बी आपका एग्रीकल्चर पर। किस पर? कृषि पर। किस पर है बच्चों? कृषि पर सबसे ज्यादा आधारित है। आपको मैं यहां पर वो नहीं दूंगा आंकड़े अगर दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, खामखा याद नहीं रह पाएगा और आंकड़े पूछते भी नहीं है। 34वां कह रहा है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? बताइए, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जौनपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़ या फिर सुल्तानपुर? कौन सा है? तो याद रखिएगा यह है आपका प्रतापगढ़, यूपी में प्रतापगढ़। चलिए 35वां ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म द्वारा जारी रैंकिंग में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा है? ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म द्वारा जारी रैंकिंग में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान? तो यह है आपका यूपी। कौन है? यूपी है। इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट पर नजर रखने वाले एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कौन सा? ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। इसने ये आंकड़ा जारी किया। उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, कौन सा? दूसरा स्थान। पहले पे कौन है? पहले पे आपका महाराष्ट्र। चलिए आगे। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में 13 दिसंबर 2023 को किसने शपथ ली? रेणुका सिंह ने, रमन सिंह ने, विष्णुदेव राय ने या फिर अरुण साव ने? रेणुका सिंह, रमन सिंह, विष्णुदेव साय या फिर अरुण साव? तो किसने शपथ ली? तो ये ली थी विष्णुदेव साय ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी देखिए, विष्णुदेव। कौन? विष्णुदेव ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली।
ओके, 4 बार सांसद रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं, और अरुण साहब और विजय शर्मा जो हैं, अरुण साहब और विजय शर्मा, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, चलिए 37वां कह रहा है कि पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान, कौन सा, निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय नागरिक कौन बने हैं? सैदना मुफदल सैफुद्दीन, जावेद अख्तर, मोहम्मद हामिद अंसारी, या फिर AR रहमान? बताइए A, B, C, D। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर A, सैदना मुफदल सैफुद्दीन, सैदना मुफदल सैफुद्दीन। ठीक है, चलिए पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान पाकिस्तान। आगे चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन होते हैं, हमको पता है इस सीरीज में। निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, कई बार क्वेश्चन आपसे यहां से पूछता है, तो याद रखिएगा किसको सम्मानित किया गया है? भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, REC लिमिटेड, या फिर भारतीय तेल निगम लिमिटेड। तो यह है ऑप्शन नंबर C, REC लिमिटेड, यानी कि सार्वजनिक उद्यम महारत्न कंपनी REC लिमिटेड को, यह महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी का दर्जा मिला हुआ है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। देता कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इसे प्रोवाइड कराया जाता है। REC को यह पुरस्कार प्रभावी जोखिम मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करने, यानी कि आपदा प्रबंधन में एक अच्छा काम करने के लिए इसको मिला है, REC लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक अवार्ड, याद रखिएगा इसको। चलिए 38 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, और यहाँ पर आपका टेस्ट नंबर 8 भी फिनिश होता है। अच्छे क्वेश्चंस थे, थोड़े आज डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, टैकल करने में थोड़ा मुश्किल हो रही होगी मैं जानता हूँ, लेकिन आप टैकल जरूर किया होगा आपने, आप तो खिलाड़ी हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें यार, हमको 10,000 बच्चों का टारगेट आज में कंप्लीट करना है। ऑल द बेस्ट।